सभी को नमस्कार। लोहिया मानव सामीप्य का दर्शन, नंद किशोर आचार्य की यह पुस्तक मुझे कुछ दिन पहले उन्हीं के सौजन्य से प्राप्त हुई। यह पुस्तक लोहिया के चिंतन को समग्र परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करती है। नंद किशोर आचार्य हमारे समय के जाने माने कवि, चिंतक, समीक्षक और नाटककार हैं और गांधी और विनोबा पर उनकी कुछ पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे समय के लिए। इसी क्रम में उन्होंने लोहिया मानव सामीप्य का दर्शन यह पुस्तक प्रस्तुत की है। ज़्यादा बड़ी यह पुस्तक नहीं है और सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रकाशित की गई है। ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर से यह प्रकाशित हुई है। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर से इसी वर्ष 150 रुपया इसकी कीमत है। ITM पब्लिकेशंस से प्रकाशित यह है। सच्चिदानंद सिन्हा को यह पुस्तक समर्पित की गई है। लोहिया के वे वरिष्ठ समकालीन रहे हैं। इसके पहले कि मैं इस पुस्तक पर बात करूं, मेरे पिताजी की एक पुस्तक है जो मैंने ही संपादित करके प्रकाशित की है, तुलसी के मानस का मर्म। उसमें तुलसी के रामचरितमानस पर जो निबंध हैं उनमें लोहिया का एक उद्धरण मेरे पिताजी ने दिया है और उसको मैंने उस पुस्तक के पहले पृष्ठ पर भी अंदर छापा है। उस उद्धरण को मैं पढ़ूंगा और लोहिया क्या करना चाहते थे, किस दृष्टि से भारत को समझ रहे थे, इसकी एक झलक उस उद्धरण से हमको मिलती है। मैं पढ़ रहा हूं लोहिया का यह उद्धरण। मुझे तो बराबर लगता है कि रामायण उत्तर और दक्षिण की एकता का ग्रंथ है। अफसोस है कि आज वही ग्रंथ उत्तर और दक्षिण दोनों की नासमझी के कारण कुछ तबकों के मन को मलिन करता है। राम तो उत्तर राम तो हिंदुस्तान के उत्तर दक्षिण की एकता के देवता थे। कृष्ण थे पूर्व पश्चिम की एकता के। रामकृष्ण दोनों में अनेक गुण थे, लेकिन एकीकरण के गुण से बढ़कर किसी अन्य गुण का माहात्म्य नहीं। आप कहेंगे कि यह तो धर्म राजनीति को मिलाना हुआ, मगर हिंदू धर्म में ही यह बात नहीं है। मैंने और धर्मों को विचारा, सभी में कमोबेश यही बात है पाई। धर्म और राजनीति के दायरे अलग रखना ही अच्छा है, लेकिन यह समझते हुए कि दोनों की जड़ें एक हैं। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, राजनीति अल्पकालीन धर्म है। एक ही वस्तु के दो स्वरूपों, अल्पकालीन और दीर्घकालीन के भेद का एक नतीजा अवश्य होता है। वह यह है कि लंबान में काल शांत है, अल्प में काल रुद्र है। दोनों का तात्पर्य एक है। धर्म जो दीर्घकाल है अच्छाई करता है और अच्छाई की स्तुति करता है। राजनीति जो अल्पकाल है बुराई से लड़ती है और बुराई की निंदा करती है। जब फर्क बहुत बढ़ जाता है और एक दूसरे से संपर्क टूट जाता है, तब अच्छे की वस्तु निर्जीव हो जाती है और बुरे की निंदा केवल कलह प्रियता बन जाती है। ये बहुत सूक्ष्म दर्शी विचारक का कथन है और ये आज के हमारे समय को भी एक तरह से संबोधित होता है, उसके लिए भी उसी तरह से लागू होता है और विचार किया जाना चाहिए। लोहिया जो कह रहे हैं, इस पुस्तक की जरूरत इसलिए है कि लोहियावादियों ने भी भुला दिया है। गांधी का नाम लेने वाले और उनकी समाधि पर गाहे बगाहे माला चढ़ाने वाले लोग जिस तरह से गांधी के रास्ते पर चलना नहीं चाहते, उस रास्ते से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, उसी तरह से लोहिया जिनके पितृपुरुष थे और जिनके समाजवादी आंदोलन की नींव लोहिया ने डाली, उन लोगों ने भी लोहिया को भुला दिया है और हम सब ने भी भुला दिया है। नहीं तो ऐसा कैसे होता कि कर्पूरी ठाकुर को
भारत रत्न दिया जाए तब लोहिया की कहीं याद ही ना आए। लोहिया को भुला देना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं थोड़ी सी चर्चा लोहिया के बारे में करूंगा अपनी ओर से, और लोहिया के बारे में कुछ बातें इस पुस्तक के बारे में चर्चा के पहले समझ लेना जरूरी है मेरे लिए, और जो आप लोग जो सुन रहे हैं इस वक्तव्य को, उनके लिए भी। 1910 में लोहिया का जन्म हुआ। 1967 में उनका निधन हुआ, 57 वर्ष की आयु में असामयिक निधन उनका हुआ। लोहिया के पिताजी भी राजनीति कर्मी और संस्कृति कर्मी थे और गांधी जी के अनुयायी थे। गांधी जी से वे जब मिलने जाते तो अपने पुत्र बालक राम मनोहर को साथ में ले जाया करते थे। इस कारण बचपन से ही गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का लोहिया पर असर हुआ। पिताजी के साथ 1918 में 8 साल की उम्र में अहमदाबाद कांग्रेस के अधिवेशन में राम मनोहर पहली बार सम्मिलित हुए। गांधी जी की पुकार पर 10 वर्ष की आयु में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। 1921 में 11 वर्ष की आयु में फैजाबाद किसान आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू से उनकी भेंट हुई। हालांकि बाद में नेहरू का वे बराबर विरोध करते रहे। 1924 में 14 वर्ष की जब उनकी उम्र थी, प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के गया अधिवेशन में वे सम्मिलित हुए। 1925 में मैट्रिक उत्तीर्ण की, बहुत अच्छा शैक्षणिक कैरियर था, मेधावी थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई की। इसी समय कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेते रहे और खद्दर भी पहन रहे थे। 1926 में 16 वर्ष की आयु में पिताजी के साथ गुवाहाटी कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए और आगे की पढ़ाई के लिए अग्रवाल समाज के कोष से 20 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड रवाना हुए। वहां से जर्मनी गए। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर बर्नर जेम्बार्ट के निर्देशन में अध्ययन किया, जर्मन भाषा सीखी और दांडी यात्रा का बराबर अध्ययन करते रहे कि गांधी जी स्वदेश में क्या कार्य कर रहे हैं। 23 मार्च को लाहौर में भगत सिंह को फांसी दिए जाने के विरोध में लीग ऑफ नेशंस की बैठक में बर्लिन में वे दर्शक दीर्घा में उपस्थित थे और उन्होंने विरोध करते हुए सीटी बजाई वहां पर, जिसके कारण उन्हें उस सभागृह से निकाला गया। गांधी इरविन समझौते का प्रवासी भारतीय विद्यार्थियों की संस्था मध्य यूरोप हिंदुस्तानी संघ की बैठक में इस संस्था के मंत्री के तौर पर उन्होंने समर्थन किया। बर्लिन के स्पोर्ट्स पैलेस में हिटलर का भाषण सुनने गए। 1932 में उन्होंने नमक सत्याग्रह पर अपना शोध प्रबंध पूरा किया जर्मनी में, और यह बहुत उल्लेखनीय सूचना लोहिया के बारे में है कि हम उनको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं। बर्लिन विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। अपना शोध प्रबंध उन्होंने नमक आंदोलन पर, दांडी मार्च पर लिखा था। 1942 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें वे सम्मिलित हुए, नेहरू का विरोध किया और एक सप्ताह तक गांधी के साथ रहे। गांधी जी से आग्रह किया कि वाइसराय के नाम इस तरह का प्रस्ताव बना करके एक पत्र लिखें। गांधी जी ने पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि अहिंसा निष्ठ सोशलिस्ट डॉक्टर लोहिया ने भारतीय शहरों को बिना पुलिस और बिना फौज के शहर घोषित करने की एक कल्पना निकाली है, और इस पर आप विचार कीजिए। लोहिया ने दुनिया की सभी सरकारों को नई दुनिया की बुनियाद बनाने की योजना गांधी जी के सामने रखी थी, जिसमें एक देश की दूसरे देश में जो पूंजी लगी है उसे जब्त किया जाए। यह प्रस्ताव था सभी लोगों को संसार में कहीं भी आने जाने और बसने का अधिकार दिया जाए। दुनिया के सभी राष्ट्रों को राजनीतिक आज़ादी तथा विश्व नागरिकता सभी देशों में रहे, यह प्रस्ताव उसमें थे। इस पूरे मसौदे को गांधी जी ने हरिजन में छापा और अपनी ओर से इसका समर्थन भी किया, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ने पर उतारू थे लोहिया। गांधी जी ने उनसे 10 दिन रुकने का अनुरोध किया था।
30 दिसंबर 1946 को नवाखाली में हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अविश्वास को दूर करने में गांधी जी के साथ उन्होंने विस्तृत कार्यक्रम किया है। ये सूचना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधी जी पर जितनी चर्चा की जाती है, उसमें लोहिया कहाँ-कहाँ, कब-कब गांधी के साथ रहे, इसका उल्लेख मुझे देखने को नहीं मिला। और नोआखाली में गांधी जब थे तो लोहिया बराबर उनका साथ दे रहे थे। इस बात का जिक्र नहीं किया जाता है। पूरे साल नोआखाली, कलकत्ता, बिहार और दिल्ली सभी जगह लोहिया गांधी के साथ मिलकर 1946 के इस पूरे साल में सांप्रदायिकता की आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। 9 अगस्त 1947 से लगातार हिंसा रोकने का जो प्रयास हो रहा था, उसमें वे गांधी के साथ थे। 14 अगस्त की रात को हिंदू मुस्लिम भाई-भाई के नारों के साथ लोहिया ने सभा की। 31 अगस्त को वातावरण फिर बिगड़ गया। गांधी उस समय नोआखाली में थे। गांधी अनशन पर बैठ गए। लोहिया ने दंगाइयों के हथियार इकट्ठे कराए। ये सब गांधी के संदर्भ में याद रखा जाना चाहिए और लोहिया की जब बात की जाए तब भी इसका जिक्र किया जाना चाहिए। नेपाल में राणाशाही के विरोध में सत्याग्रह आरंभ करने की पहल उन्होंने की। 25 जनवरी 1948 को बंबई हड़ताल को लेकर लोहिया ने गांधी जी से समर्थन मांगा था। 28 जनवरी को गांधी जी से बात हुई। गांधी जी ने कहा कि कल आना, पेट भर बात होगी। ये गांधी जी के शब्द हैं। 30 जनवरी को लोहिया गांधी जी से मिलने जा रहे थे बिरला भवन। तभी खबर उन्हें मिली कि गांधी की हत्या कर दी गई है। गांधी की हत्या के जघन्य और क्रूर हत्या के एक दिन पहले तक लोहिया गांधी के संपर्क में थे। 8 वर्ष की आयु से लगा करके गांधी के जीवन के एक दिन पहले तक लोहिया गांधी के बराबर संपर्क में थे। हिंद किसान पंचायत की स्थापना उन्होंने की, उसके अध्यक्ष वे रहे। किसानों की विशाल रैलियों का नेतृत्व उन्होंने किया और अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के लिए भी वे जाने जाते हैं। हालांकि यह याद रखा जाना चाहिए कि अंग्रेजी हटाओ का नारा जब लोहिया देते थे, तो अंग्रेजी हटाकर हिंदी लाओ ऐसा कभी उनका आशय नहीं हुआ करता था। अंग्रेजी हटाकर देशज देशी भाषाएं, भारतीय भाषाएं लाई जाएं, यही वे कहते थे। लोहिया कदाचित एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं पूरे हमारे भारतीय इतिहास में, जिन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार से खुलेआम त्यागपत्र की मांग की, क्योंकि उस सरकार के शासन में आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई थी। और यह भी उल्लेखनीय है कि आजाद भारत में किसी भी राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार यह थी, जो लोहिया के द्वारा स्थापित पार्टी की थी। और लोहिया कहते हैं, उनके शब्द हैं, हिंदुस्तान की राजनीति में तब सफाई और भलाई आएगी जब किसी पार्टी के खराब काम की निंदा उसी पार्टी के लोग करें। इस समय जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, वे कब लोहिया की इस बात पर गौर करेंगे कि राजनीति में भलाई और सफाई तब आएगी जब किसी पार्टी के खराब काम की निंदा उसी पार्टी के लोग भी खुलकर और खुलेआम करें। लोहिया कहते हैं, और मैं यह याद दिला दूं कि मुझे यह कहने का हक है कि हम ही हिंदुस्तान में एक राजनीतिक पार्टी हैं जिन्होंने अपनी सरकार की भी निंदा की थी, और सिर्फ निंदा ही नहीं की बल्कि एक मायने में उसको इतना तंग किया कि उसे हट जाना पड़ा। लोहिया पर इस किताब की एक प्रासंगिकता मेरे लिए इस दृष्टि से भी है कि नेहरू का विरोध लोहिया अवश्य करते रहे, लेकिन नेहरू ने लोहिया के खिलाफ कभी कुछ कहा हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। यह मुझे जरूर स्मरण है कि नेहरू ने लोहिया की बहुत तारीफ की थी और उन्होंने यह भी कहा था कि विपक्ष में हमें ऐसे नेता चाहिए ताकि वे हमें बता सकें कि हम कहीं गलत तो नहीं हैं, हम कहीं गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, और एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, यह नेहरू ने कहा था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोहिया के संदर्भ में नेहरू की यह जो प्रतिक्रिया है,
और आज यह बहुत ही और भी अधिक प्रासंगिक है। आज जब मजबूत विपक्ष की बहुत आवश्यकता है और यह सत्ता में बैठे हुए लोग यह कहें कि हम विपक्ष को पूरी तरह ध्वस्त कर देंगे, हम तो 400-500 तक के पार चले जाएंगे, तब लोहिया की याद आती है और नेहरू की याद आती है। जिन नेहरू ने यह कहा कि हमें मजबूत विपक्ष भी चाहिए, हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि लोकतंत्र जरूरी है। और लोहिया की भी याद आती है, जो मजबूत विपक्ष के प्रबल प्रतिनिधि रहे हैं। आचार्य जी वैचारिक दर्शन से सरोकार रखते हैं। लोहिया के विचारों को, चिंतन को उन्होंने प्रस्तुत किया है। पूरे समग्र परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह पुस्तक इसलिए स्वागत के योग्य है, लोहिया मानव सामीप्य का दर्शन, यह पुस्तक इसलिए स्वागत के योग्य है कि यह लोहिया के वैचारिक विश्व से साक्षात्कार कराती है और यह प्रत्यय भी यह पुस्तक देती है कि लोहिया एक अच्छे दार्शनिक हैं। धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज चिंतन सभी दिशाओं में एकीकृत संपूर्ण दर्शन वे प्रस्तावित करते हैं। 7 अध्यायों में यह पुस्तक विभाजित है। पहला अध्याय सभ्यता की अवधारणा, दूसरा अध्याय इतिहास दर्शन, तीसरा सामीप्य और समानता, चौथा अर्थ दर्शन, पांचवा राजनीतिक दर्शन, छठा सप्त क्रांति और सातवां संस्कृति चिंतन। अंत में लोहिया का मानव सामीप्यवादी मूल्यबोध शीर्षक से नंदकिशोर आचार्य जी के साथ एक साक्षात्कार भी है। सभ्यता की अवधारणा शीर्षक पहले अध्याय में आचार्य जी ने, नंदकिशोर आचार्य ने धर्म के संपूर्ण विमर्श के परिप्रेक्ष्य में लोहिया के दर्शन का आकलन किया है। वे यह मानते हैं, इस पुस्तक के लेखक आचार्य यह मानते हैं कि सभी धर्मों और दर्शनों में मनुष्य की सारभूत अवधारणा है, पर इस मनुष्य की सारभूत अवधारणा में अंतर 3 दृष्टियों से आता है। पहली दृष्टि, एक चैतन्य से सृष्टि और मनुष्य की अभिव्यक्ति हुई है, यह है। दूसरी, उसकी स्वीकृति के बिना, ईश्वर की परम सत्ता की स्वीकृति के बिना चैतन्य की अवधारणा प्रस्तुत करती है। और तीसरी दृष्टि, ईश्वर को स्वीकार करती है, पर उसकी आज्ञा के उल्लंघन के कारण किसी स्वर्ग से मनुष्य के पतन की अवधारणा प्रस्तुत करती है। इन 3 दृष्टियों के कारण धर्मों में अंतर आ जाता है। इस परंपरा में लोहिया पर जब विचार किया जाता है, तो हम देखते हैं कि लोहिया किसी परम सत्ता की प्राक कल्पना को खारिज करते हैं, पर मनुष्य की अपनी अवधारणा में वे भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय प्रस्तावित करते हैं। आध्यात्मिकता कैसे आ सकती है, इस पर सुस्पष्ट चिंतन लोहिया का है। वे कहते हैं कि अपने आप के प्रति और अपने संबंधों के प्रति सचेत होने से आध्यात्मिकता आती है। यह सचेत होना विराट विश्व से तादात्म्य की ओर ले जाता है और यहाँ से मनुष्य में नैतिकता और आध्यात्मिकता का बीज वपन होने लगता है। इसी से जुड़ करके मानव सामीप्य का दर्शन प्रस्तावित करते हैं लोहिया, और यह एक समग्र दर्शन बन जाता है कि इसमें समाज चिंतन, आर्थिक चिंतन, धर्म और दर्शन, ये सब एक दूसरे से इनके तार जुड़ते हैं। लोहिया कवियों और दार्शनिकों के द्वारा अनुभूत और प्रतिपादित ब्रह्मांड की एकता की अवधारणा से सहमत हैं। वे प्रौद्योगिकी के दुष्परिणामों के प्रति तथा निसर्ग के बर्बरीकरण को लेकर के भी उसी तरह से चिंतित हैं। इतिहास दर्शन शीर्षक दूसरे अध्याय में नंदकिशोर आचार्य बताते हैं कि लोहिया इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या से सहमत नहीं है। जहां तक मैंने समझा, वे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद दोनों की विचार सरणियों पर मूलभूत प्रश्न उठाते हैं। विनोबा भी कुछ इसी तरह के प्रश्न उठाते हैं मार्क्स के दर्शन को लेकर के। लोहिया की आपत्ति यह है कि मार्क्सवाद की विचारधारा के अनुसार तो पूंजीवादी देशों में ही पहले के युगों में सर्वाधिक विकास हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं था। लोहिया सेमेटिक इतिहास दर्शन को भी, जिसमें स्वर्ग से पतन और पैगंबर की कल्पना है, एक सीमा तक खारिज करते हैं। लोहिया अपने इतिहास दर्शन में समय की चक्रीय और एक रेखीय धारणाओं पर विचार करते हैं और दोनों को एकांतिक रूप से एब्सोल्यूटली स्वीकार नहीं करते। पर लोहिया के अध्ययन की सीमाएं हो सकती हैं, भारतीय दर्शन के उनके अध्ययन की सीमाएं हो सकती हैं। अभिनव गुप्त को तो उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। अभिनव गुप्त ने काल की
चक्राकार, तरंगीय, शंख वलयाकार और एक रेखीय अवधारणाओं में परस्पर सामंजस्य प्रतिपादित किया है। लोहिया वर्ण और वर्ग तथा जाति पर विचार करते हुए मानते हैं कि वर्ग अस्थिर जाति है। जाति अस्थिर। लोहिया वर्ग और जाति पर विचार करते हुए मानते हैं कि वर्ग अस्थिर जाति है, जाति स्थिर वर्ग है। ये उनके शब्द हैं। जो विशेष विचार भारतीय समाज दर्शन और राजनीतिक दर्शन को लेकर लोहिया ने दिया, वह मानव सामीप्य का उनका दर्शन है। समतापूर्ण समाज की स्थापना के लिए 7 आयाम वे परिकल्पित करते हैं। 7 सोपान इनको कह सकते हैं। सप्त क्रांति भी उसको इन्होंने कहा है। सप्त क्रांति के जो 7 सोपान हैं, उसमें अधिकतम प्राप्य की समानता पहला, शक्ति का अधिकतम भौगोलिक वितरण दूसरा, सामाजिक स्वामित्व तीसरा, छोटी मशीन की प्रौद्योगिकी चौथा, राष्ट्रीय सीमाओं में बढ़ते रहन सहन के स्थान पर सारी मानव जाति के लिए सम्मानजनक समान स्तर यह पांचवा। और इस दृष्टि से थोड़ा सा अंतर गांधी और विनोबा से उनका आ जाता है। वे अपरिग्रह पर उस तरह से जोर नहीं देते। वे सबके लिए एक सम्मानजनक समान स्तर होना चाहिए रहन सहन का, इस बात पर जोर देते हैं और विषमता के निराकरण पर जोर देते हैं। छठा जो सोपान है वह सभी सामूहिक अतिक्रमणों से व्यक्ति की न्यूनतम निजता की रक्षा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है आज के सारे विश्व के वैश्विक संदर्भ में, जबकि व्यक्ति की निजता पर हमला होता है और अतिक्रमण उसका किया जाता है। 7वां सोपान विश्व संसार और विश्व संस्कार है। लोहिया विराट ब्रह्मांड के अनेकत्व का अनुभव, विश्व की एकता का अनुभव समाज की एकता में उतारना चाहते हैं। विनोबा से उनके चिंतन का साम्य है। विनोबा अपने दर्शन में 4 अंग बताते हैं: साम्य योग, तत्व ज्ञान, सर्वोदय और सत्याग्रह। लोहिया चौखंबा राज्य की बात करते हैं, उस पर मैं आगे बात करूंगा। लोहिया जो महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में कहते हैं वह यह है कि समानता के गहरे अर्थ को भुला दिए जाने के कारण दुनिया में लंबे समय तक संघर्ष जारी रहेगा। समानता की बातें की जाती रहेंगी, लेकिन ये ऊपरी समानता की बातें होंगी और जो गहरी समानताएं हैं उनको लाने की बात नहीं होगी, समझी जाएगी। इसलिए संघर्ष खत्म नहीं हो पाएगा। हमारी इस समय की सारी विषमताओं का पूर्वाभास वे अपने इस मंतव्य के द्वारा देते हैं। कई दशकों पहले आज से लोहिया ने उन्मादी राष्ट्रवाद के उभार से पैदा होने वाले वैश्विक संकट का संकेत दिया था और आज जो चेतावनी उन्होंने दी थी वह याद रखी जानी चाहिए। एक अर्थशास्त्री के रूप में लोहिया पूंजीवाद तथा साम्यवाद दोनों को खारिज करते हुए दोनों से आगे जाने की बात करते हैं। वे यह भी घोषणा करते हैं कि उद्योगवाद मानव जाति के लिए अभिशाप साबित होगा, जो कि हो रहा है। वे तकनीकी के या टेक्नोलॉजी के खतरों की चर्चा करते हैं और एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं। इस दृष्टि से गांधी, विनोबा और शुमाकर, इन तीनों से लोहिया का बहुत नैकट्य है। शुमाकर ने चतुसूत्री योजना प्रस्तावित की थी कि काम के ठिकानों को वहीं स्थापित किया जाना चाहिए जहां काम करने वाले लोग पहले से रह रहे हैं। काम के ठिकानों पर जाने के लिए काम करने वाले लोगों को विस्थापित नहीं किया जाए, विस्थापित न होना पड़े। या दूसरा सूत्र है, कम लागत पर बड़ी संख्या में काम के ठिकाने बनाए जाएं, सरल उत्पादन पद्धतियां अपनाई जाएं। यह तीसरा सूत्र है और उत्पादन स्थानीय सामग्री से स्थानीय उपयोग के लिए हो। यह चौथा सूत्र शुमाकर का है। लोहिया इसके बहुत समीप पहुंचते हैं और छोटी मशीनों के उपयोग और लघु मशीन इकाइयों की स्थापना का आग्रह वे करते हैं। वे उत्पादन की एकीकृत या केंद्रीकृत व्यवस्था की बजाय विकेंद्रित व्यवस्था को मान्यता देते हैं। इस दृष्टि से विनोबा जो व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं उसके बहुत उससे बहुत साम्य है लोहिया के प्रस्तावों का। लोहिया की बात को आगे ले जाते हुए दूसरे समाजवादी विचारक किशन पटनायक कहते हैं कि यह सारी उत्पादन प्रणाली प्रकृति से प्रेम
और प्रकृति से सामंजस्य बनाए रखते हुए होनी चाहिए। लोहिया तो निसर्ग के बर्बरीकरण के पर चेतावनी दे ही चुके हैं, और प्रकृति से सामंजस्य हो सारे औद्योगिकीकरण के बीच भी, या जो भी लघु उद्योग बनाए जाएं उनके बीच, इस बात को किशन पटनायक जोर देकर कहते हैं। ये सभी विचारक इस बात पर सहमत हैं कि बड़े उद्योग शोषण और वैषम्य को जन्म देते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं। लोहिया इससे आगे जाकर निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। संपत्ति पर राज्य का प्रभुत्व होना चाहिए, यह वे कहते हैं। इस दृष्टि से गांधी, विनोबा और लोहिया में थोड़ा सा अंतर भी, तारतमिक अंतर है। अंतर्दृष्टि तीनों की एक ही है और उतना ही गहरा संवाद भी इन तीनों में है। लोहिया ने तो ट्रस्टीशिप लागू करने के लिए 1967 में एक विधेयक संसद में रखने का प्रयास भी किया था। गांधी जहां अर्थव्यवस्था और समाज की संरचना में महासागरीय वलय की अवधारणा का निरूपण करते हैं, जिस पर बहुत अच्छी चर्चा नंदकिशोर आचार्य ने गांधी पर लिखी हुई अपनी पुस्तकों में की है, उस पर अन्यत्र भी उनकी पुस्तकों पर मैंने चर्चा की है, इसलिए यहाँ उस पर नहीं जा रहा हूँ। लोहिया चौखंबा राज्य की बात करते हैं, चौखंबा व्यवस्था की बात करते हैं, जिसके 4 खंभे या 4 स्तंभ स्तंभ स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय होंगे। लोहिया गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत को स्वीकार करके उसे अपने समय में विस्तारित करते हुए वोट, फावड़ा और सिविल नाफरमानी, इन 3 सोपानों में उसकी परिपूर्णता देखते हैं। गांधी और लोहिया दोनों अन्यायी सत्ता के प्रतिरोध के लिए सत्याग्रह को जायज मानते हैं, चाहे वह सत्ता विदेशी हो या स्वदेशी। लोहिया वैश्विक परिदृश्य की समझ के साथ विश्व के सारे समाजों में व्याप्त विषमता और हिंसा के कारणों की जांच करते हैं। 7 सोपानों के सप्त क्रांति के अपने विमर्श में 7 प्रकार की विषमताओं को मिटाने के लिए लोहिया आह्वान करते हैं। अमीरी गरीबी, जाति, वर्ण, रंग, नस्ल, नर नारी, प्रभु देश और दबे हुए देश, हथियारों का बल और निर्बल देश, व्यक्ति और तथा राज्य या संगठन, इनके बीच जो तनाव और विषमताएं हैं उनको दूर किया जाए, इसका वे आह्वान करते हैं। अपने सामीप्य दर्शन में लोहिया विश्व की भाषाओं पर बात करते हैं, उनके नैकट्य पर बात करते हैं, भारोपी भाषा परिवार पर भी वे विचार करते हैं। भाषाओं के माध्यम से हो, चाहे कलाओं के माध्यम से हो, चाहे साहित्य के माध्यम से हो, चाहे धर्म, दर्शन और राजनीति के माध्यम से हो, मानव जाति की एकता उनके समग्र दर्शन का लक्ष्य है। विश्व में सामीप्य की प्रक्रिया को बाधित करने वाले तत्वों पर वे विचार करते हैं और इस सामीप्य दर्शन में भाषा, आर्थिक चिंतन, राजनीतिक चिंतन, इतिहास दृष्टि, इतिहास की व्याख्या और कला दर्शन, साहित्य, इन सभी का समावेश लोहिया ने किया है। भारतीय कलाओं की भी अपने ढंग से उन्होंने व्याख्या की है। वे भारतीय शिल्प कलाओं में आत्मा का उत्फुल्ल आविष्कार देखते हैं। कोणार्क के संबंध में उनके ये शब्द हैं। वे भारतीय कला की एकात्मता को रेखांकित करते हैं, जो बहुत थोड़े अंश में अन्य विचारकों का जो विश्लेषण है, आनंद कुमार स्वामी आदि का, उनके मंतव्यों के कुछ निकट आता है, पर आचार्य के शब्दों में यह सारा विश्लेषण कोट अनकोट है, एक राजनेता के द्वारा किया गया अद्भुत विश्लेषण है। लोहिया के विचारों को समकालीन विचारकों के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए यह बहुत ही अच्छी किताब है, और इस दृष्टि से भी यह किताब महत्वपूर्ण है कि इसमें विश्व के अनेक विचारकों का उल्लेख लोहिया के चिंतन के संदर्भ में आचार्य ने किया है, जैसा कि उनके सारे लेखन में ही वे करते हैं, और नरेंद्र देव और किशन पटनायक का भी हवाला वे देते हैं। एरिक फ्राम और मार्टिन बूबर का भी हवाला वे देते हैं। लोहिया रचनावली का उन्होंने अच्छा पारायण किया है। मुझे मानव सामीप्य का दर्शन, लोहिया मानव सामीप्य का दर्शन, इस पुस्तक को लेकर इस चर्चा को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।